हरि ओम। Hello everyone, myself Santosh Chaube. Today we shall continue the lecture series of Constitutional Development of India. भारत के संवैधानिक विकास की जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा को हम लोग आज की क्लास में जारी रखेंगे. And in this class we are going to discuss about the Government of India Act 1909. आज की जो क्लास है इसमें भारत सरकार अधिनियम 1909 के बारे में बातचीत करेंगे, जिसे मोर्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट या मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बातचीत की पिछली क्लासेस में कि 1857 की जो क्रांति है भारत के इतिहास का एक बड़ा ही निर्णायक मोड़ साबित हुआ. अंग्रेज इस बात को अच्छी तरीके से समझ गए कि यदि हमने दमनकारी नीतियों का सहारा लिया, यदि हमने भारत में रिप्रेसिव मेजर्स को अपनाया, तो हमें 1857 की क्रांति जैसे न जाने कितनी क्रांतियों को प्रतिदिन झेलना पड़ेगा, उसका सामना करना पड़ेगा, और उसकी परिणति यह होगी कि एक दिन हमें भारत छोड़कर चले जाना पड़ेगा. तो उन्हें कुछ दोस्ती के ढोंग किए, कुछ भारत में सुधार के लिए उन्होंने प्रयास दिखाने की कोशिश की, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है 1861 का अधिनियम, जब उन्होंने 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट में यह प्रावधान किया कि अब जो विधायिका परिषद होगी उस विधायिका परिषद में कुछ भारतीयों को भी जोड़ा जाएगा. तो भारतीयों को यहाँ पे जोड़ने के पहले प्रयास किए गए. साथ ही साथ विभागीय प्रणाली लाई गई, और यह कहा गया कि यह विभागीय प्रणाली इसलिए लाई जा रही है ताकि प्रशासन की दक्षता को बढ़ाया जा सके. इसी प्रकार से बताना चाहूंगा कि 1892 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम में विधायिका परिषद में सदस्यों को यह अधिकार दिया गया कि वे कार्यपालिका के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ उन्हें बजट के मामलों पर चर्चा करने के अधिकार भी दिए गए. बट माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, that measures were neither adequate nor satisfactory to satisfy the mind of the Indian people. लेकिन ये जो उपाय थे ये भारतीयों के मन को संतुष्टि प्रदान करने वाले नहीं थे, और इस प्रकार से भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी वो क्रांतिकारी गतिविधियां और भी जोर पकड़ने लग गई. In the meanwhile, a reactionary वायसराय केम टू इंडिया, और इसी बीच में भारत में प्रतिक्रियावादी वायसराय आता है, और कहते हैं ना, एक तो करहला ऊपर से नीम चढ़ी, ऊपर से नीम चढ़ी. एक तो भारत में लोग राष्ट्रवाद की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, एक तरफ तो भारत के लोग जो है वह क्रांतिकारी बन रहे हैं, और दूसरी तरफ उनको यदि आप दबाने की कोशिश करोगे किसी अन्य उपाय के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है कि प्रेम के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता था. लेकिन अंग्रेज इस बात को नहीं समझ पाया लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, सबसे पहले तो 1899 में वह कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट लेकर के आ गया. देखिए, जो कलकत्ता निगम अधिनियम था, उस अधिनियम में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश की गई, और इस कोशिश में उसने सदस्यों की संख्या जो 75 थी उसको घटा करके 50 कर दिया, और 75 में पहले होते थे 60 निर्वाचित और आपके 15 नामांकित. यहाँ पे 50 जब संख्या की गई तो 50 में 25 हो गए नामांकित और 25 हो गए निर्वाचित. इसी प्रकार से लॉर्ड कर्जन की सोच यह थी, उसकी मान्यता थी कि भारत में जो क्रांति जो चल रही है, भारत में जो लोग क्रांतिकारी बन रहे हैं, इन क्रांतिकारियों का जनक जो है, इसका जो ब्रीडिंग ग्राउंड है वह वास्तव में विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है. इसलिए विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाया जाए, और सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए उसने जो वहां की विश्वविद्यालय के प्रशासन को चलाने के लिए जो सीट होता था, उस सीनेट में सरकारी नियंत्रण को बढ़ाने के लिए उसने नामांकित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की, और साथ ही साथ सदस्यों की संख्या में भी कमी कर दी गई. लेकिन बताना मैं चाहूंगा कि ये सारे उपाय वास्तव में भारतीयों के राष्ट्रवाद, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाने के लिए नाकाफी थे, और यही कारण है कि भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भारत के सचिव मोर्ले को लिखा, नाउ टाइम कम्स व्हेन वी हैव टू एडॉप्ट सम डिफरेंट मेजर्स टू क्वेल द नेशनलिज्म इन इंडिया. भारत में राष्ट्रवाद को दबाने के लिए हमें कुछ और ही उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि जो उपाय हमने किए हैं अभी तक, उन सब उपायों से भारत में राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सकता. तो उपाय क्या था मेरे भाई? उसने कहा उपाय यह है कि भारत में हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ी जाए, भारत में हिंदू और मुस्लिमों की जो एकता है उस एकता को समाप्त किया जाए. और एकता को समाप्त करने का तरीका क्या था?
तरीका यह था कि भारत का जो बंगाल का राज्य था, उस बंगाल के राज्य में का क्षेत्रफल था लगभग 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर। वहां पे 8 लाख के आसपास लोग 8 करोड़ के आसपास लोग रहते थे। और कुछ इलाके थे जो हिंदू बहुसंख्यक थे और कुछ इलाके थे जो मुस्लिम बहुसंख्यक थे। तो पूर्व के मुस्लिम बहुसंख्यक इलाकों को बंगाल से अलग कर दिया गया और यह कहा गया कि प्रशासन की सुविधा के लिए हम ये सब कर रहे हैं। लेकिन भारतीय लोगों ने इस बात को समझ लिया। वो समझ गए कि हिंदू मुस्लिमों को बांटने की यह चाल अंग्रेजों की। मैं बताना चाहूंगा यह सही है कि पिछले 600 सालों से हिंदू और मुसलमान रेल की 2 पटरियों की तरह रहते आ रहे थे। उनके धर्म अलग, उनके खान पान अलग, उनकी सोच अलग, उनके रीति परंपराएं अलग, उनके सब कुछ अलग, लेकिन एक कॉमन था मेरे भाई, और वह था राष्ट्र का हित। क्योंकि ये राष्ट्र बचेगा तभी सब बचेंगे, और राष्ट्र अगर फना हो जाएगा तो कोई नहीं बचेगा। और इसलिए जब ये बंटवारा हुआ 16 अक्टूबर 1905 को हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे को गले लगाया, एक दूसरे के हाथों पे राखी बांधी और प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अलग नहीं होंगे। और मुझे यहाँ पे चंदन दास का वह जो तमन्ना फिल्म है, उस जो तमन्ना एल्बम आई थी 1994 में चंदन दास की, उनका वह एक गजल मुझे यहाँ पे याद आता है। साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। चलिए पढ़ते हम लोग भारत सरकार अधिनियम 1909 में क्या किए गए थे प्रावधान। तो देखिए, इसके जहां तक प्रावधानों का सवाल है, प्रोविजंस का सवाल है, तो सबसे पहला मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो भारत के केंद्र के स्तर पर निर्णय लेने वाली बॉडी थी, उसकी सदस्यों की संख्या को बढ़ाई गई। तो आप कह सकते हो कि जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल था, मतलब कार्यकारिणी परिषद, एक्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपैंडेड। कार्यकारिणी परिषद का किया गया विस्तार। किस प्रकार से विस्तार किया गया? तो आपको याद होगा कि 1773 में कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या को 4 रखा गया था। 1784 में यह संख्या घटा के 3 कर दी गई। 1833 में संख्या को 3 + 1 कर दिया गया था। 1853 में इसको 4 कर दिया गया था। 1861 में संख्या को 5 कर दिया गया था। 1892 में संख्या को 6 कर दिया गया था। और बताना चाहूंगा कि जब 1909 आया तो कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की संख्या जो है इसको कर दिया गया 7 + 1, 7 + 1। तो आप पूछना चाहोगे सर जी यहाँ पे 7 + 1 का क्या मतलब है? तो मेरे भाइयों, 7 + 1 का मतलब यह है कि 7 तो हो गए आपके कार्यकारिणी परिषद के सदस्य जो रेगुलर वाले थे, और 1 वह हो गए जब कभी भी कार्यकारिणी की बैठक किसी राज्य में होगी तो वहां के गवर्नर को भी कहा गया उसमें जोड़ लिया जाएगा। इस प्रकार से आप देखोगे तो कार्यकारिणी परिषद में वायसराय को लेकर के 7 + 8 = 1 + 1 = 9 लोगों के माध्यम से यहां पर अब प्रशासनिक कार्यों को चलाया जाने लगा। दूसरी बात कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधायिका परिषद है, इस विधायिका परिषद का भी यहां पर किया गया विस्तार। विधायिका परिषद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार किया गया। और विस्तार किस प्रकार से किया गया? तो विस्तार किया गया एडिशनल मेंबर्स अर्थात अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा करके, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को यहां पे बढ़ा करके 60 कर दिया गया। जैसा कि आपको याद होगा कि 1853 में पहली बार जो अतिरिक्त सदस्य थे उनको जोड़ा गया था। उनकी संख्या पहली बार जोड़ी गई थी 6। फिर इसके बाद 1861 के अधिनियम में संख्या को जोड़ के कर दिया गया था न्यूनतम 6 महत्तम 12, न्यूनतम 6 महत्तम 12। जो इसके बाद
जब 1892 आया तो उसमें कहा गया न्यूनतम 10 महत्तम 16, लेकिन यहां पर बताना चाहूंगा 1909 में 1909 का अधिनियम आया, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें संख्या को बढ़ाकर कर दिया गया 60 कर दिया गया। मतलब अब 60 प्लस 9 बराबर 69 लोग मिल करके भारत के लिए नियम कानून बना रहे थे केंद्र के स्तर पर। इस तरीके से बताना चाहूंगा कि जो विधायिका परिषद है उस विधायिका परिषद का भी कर दिया गया अभी तक का सबसे बड़ा विस्तार। नंबर 3 की जो विधायिका परिषद है उस विधायिका परिषद में जो 69 लोग हैं इनको इस प्रकार से बांटा जा सकता है। कुछ सदस्य रखे गए सरकारी और कुछ सदस्य रखे गए आपके गैर सरकारी, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल। तो सरकारी और यह हो गया गैर सरकारी। सरकारी सदस्यों की जो संख्या है यह रखी गई 37 और जो गैर सरकारी है इनकी संख्या रखी गई 32। जो गैर सरकारी थे इनको भी 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो हो गया आपका निर्वाचित और दूसरा हो गया आपका नामांकित। निर्वाचित और नामांकित। निर्वाचित मतलब हो गया इलेक्टेड, संख्या इनकी रखी गई 27 और जो यहां पे नामांकित हैं इनकी संख्या रखी गई 5। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पर यह जो 27 निर्वाचित लोग हैं, आपको बताना चाहूंगा कि पहली बार जो है निर्वाचन के प्रावधान 1892 के अधिनियम में किया गया था, लेकिन वहां पर निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। निर्वाचन होता भले था लेकिन निर्वाचन का शब्द का प्रयोग नहीं किया। यहां पहली बार यहां पर सदस्यों के लिए निर्वाचित का शब्द का प्रयोग किया गया। दूसरी बात है कि 27 निर्वाचित लोग आने थे, इनको कई वर्ग में बांटा गया। सबसे पहला कि यह कहा गया कि 13 लोग जो है वह सामान्य या जनरल सीटों से चुन करके आएंगे। जो लोग 6 लोग हैं यह आएंगे आपके मुस्लिम सीट से। 6 लोग जो हैं वह जमींदारों के सीट से आएंगे, जमींदार के सीट से आएंगे। और जो 2 लोग हैं वह वाणिज्य मंडल या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आएंगे। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 13 जो समान सीटें हो गई, 6 मुस्लिम, 6 जमींदार और 2 जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाणिज्य मंडल। मतलब सुनो, पहली बार आप देख रहे हो कि यहां पर मुस्लिमों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए, जमींदारों के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए, इन्हें सामान्य जनता से अलग किया गया। लेकिन ये आज की तरह का आरक्षण ही, माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, रिजर्वेशन भारत के उन लोगों को जो दबे हैं, कुचले हैं, जो पिछड़ रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। लेकिन आरक्षण का आधार जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए और वह आधार यह है पिछड़ापन, कोई और आधार नहीं होना चाहिए। तो यहां पे बताना मैं चाहूंगा कि अंग्रेजों ने जो यहां पे मुस्लिमों के लिए उन्होंने आरक्षण की बात की, उस आरक्षण के पीछे उनकी जो मंशा थी वो बंटवारे की मंशा थी। उन्होंने कहा कि जो समान सीटें हैं उस पर समान लोग खड़े होंगे, वोट उनको सब डालेंगे। लेकिन जो मुस्लिम सीटें हैं सिर्फ उससे मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और उनको मतदान जो करेंगे वो मुस्लिम लोग ही होंगे। जमींदार वाली सीट पर जमींदार खड़े होंगे, वोट भी उनको जमींदार ही डालेंगे। और वाणिज्य मंडल पे व्यापारी खड़े होंगे और उनको व्यापारी वोट डालेंगे। इस प्रकार से भारतीय समाज को बांटने की यहां पर कोशिश की गई। और यही कारण है कि लॉर्ड मिंटो ने इसके बारे में कहा था कि वी आर सोइंग द ड्रैगन टीथ एंड इट्स हार्वेस्ट वेरी बीटर। हम दांत बीज के दांत बोल रहे हैं, इसका फल जो है बड़ा कड़वा होगा। और यही कारण है कहा जाता है कि भारत में जो विभाजन का असली गुनाहगार व्यक्ति है वह मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बल्कि भारत के बंटवारे के असली गुनाहगार हैं लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मोर्ले। लॉर्ड मिंटो इसके असली गुनाहगार माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के कहने से यह नियम बना था कि भारत में हिंदू मुस्लिमों को बांटा जाए और बांट करके हम भारत पर लंबे समय तक शासन पर काबिज रह सकते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर अगला जो प्रावधान किया गया वो यह किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हैं, विधायिका परिषद के लोग, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग हैं, विधायिका परिषद के लोग, इन विधायिका परिषद के लोगों को कहा गया कि अब वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाएंगे, उनको प्रश्न पूछने के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन अर्थात पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी होगा। प्रश्न का मतलब यह है कि जैसे भारत के संसद में, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में जो प्रश्नकाल होता है, वहां पे भारत के सांसद लोग जो है मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। उसी प्रकार की व्यवस्था 1892 में लाई गई थी कि जो विधायिका परिषद के लोग हैं वो कार्यकारिणी परिषद सदस्यों से प्रश्न पूछ पाएंगे। लेकिन प्रश्न में जो प्रश्न बनता है जिसको पूरक प्रश्न कहते हैं, जिससे हकीकत सामने आती है, वैसे उस प्रकार के प्रश्न को पूछने का अधिकार यहां पर नहीं था।
लेकिन 1909 का अधिनियम जो आया, मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम, उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि प्रश्न के साथ साथ अब पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। साथ साथ बताना चाहूंगा कि जो बजट है उस बजट के वाले पर 1892 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि बजट के मुद्दे पर जो सदस्य होंगे विधायिका परिषद में उनको बहस करने का अधिकार होगा, लेकिन उनको प्रस्ताव लाने और साथ ही साथ उनको जो है वोट करने का अधिकार नहीं होगा। तो आप बताना मैं चाहूंगा कि 1909 का अधिनियम आया, इस 1909 का अधिनियम में उन्हें बजट पर चर्चा करने के साथ साथ प्रस्ताव लाने के भी, कुछ मामलों पर प्रस्ताव लाने के अधिकार भी दे दिए गए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि 1909 का जो अधिनियम है, निश्चित रूप से इसमें जो प्रावधान किए गए, जैसे पहला प्रावधान क्या किया गया कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया, और इस विस्तार के कारण से भारत के एक व्यक्ति, इसका नाम है एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उनको कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया जा सका। नंबर 2, कार्यकारिणी परिषद सदस्यों की संख्या जो है वह बढ़ा करके आपकी हो गई थी 8 + 1 = 9, 8 + 1 = 9। नंबर 3 कि जो विधायिका परिषद है, विधायिका परिषद में जो सदस्य हैं उन सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, 60 की संख्या, यहां पर 30 सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। नंबर 3 कि जो सरकारी और गैर सरकारी दो प्रकार सदस्य होते थे, जो गैर सरकारी थे उनमें निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान किया गया, और नंबर 4 जो निर्वाचित सदस्य होते थे उनमें कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्गों के लिए सीटें रिजर्व की गई, मुस्लिमों के लिए, जमींदारों के लिए, वाणिज्य मंडल में जो व्यापारी हैं उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया। साथ ही साथ बजट वाले मामलों पर चर्चा करने के साथ साथ प्रस्ताव लाने का अधिकार दे दिए गए। नंबर 5 प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिए गए। लेकिन बताना चाहूंगा कि जो यहां पर उपाय किए गए, यह उपाय जो है ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। 1909 का जो अधिनियम था उसमें सबसे बड़ा दोष यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता को बांटने की कोशिश की। और मेरे भाइयों सुनो, बांट करके तुम बहुत अधिक लंबे समय तक एंजॉय नहीं कर पा सकते हो। किसी भी समाज को बांटोगे, एक दिन उसकी हकीकत सामने आएगी, और हकीकत सामने आएगी तो उसका दुष्परिणाम सबसे पहले आप ही को भुगतना पड़ेगा। और यही कारण है कि आगे जो है जो आपके अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को एक नहीं बल्कि कई वर्गों से यहां पर चुनौतियों का सामना करना पड़ने लग गया। नंबर 2 कि उन्होंने जो बजट है, बजट के मामलों पर चर्चा करने के साथ साथ प्रस्ताव लाने का अधिकार तो दे दिए, लेकिन अभी भी मतदान करके बजट को रिजेक्ट करने का अधिकार अभी सदस्यों को नहीं मिला था। इस तरीके से यह जो उपाय किया गया, यह उपाय नाकाफी था, और यही कारण है कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां और तेज पकड़ी, और उसका परिणाम हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट 1919, जिसके बारे में हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।